हेलो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है डीमेरिट्स ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड। आज हम डिटेल में जानेंगे कि गोल्ड स्टैंडर्ड के क्या क्या डीमेरिट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है फेयर वेदर स्टैंडर्ड। इसका मतलब यह है कि जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने ये बात पॉइंट आउट की थी कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो फेयर वेदर फ्रेंड की तरह एक्ट करता है, क्योंकि जब पीस टाइम चल रहा है और नॉर्मल समय चल रहा है तो जो गोल्ड स्टैंडर्ड है बहुत ही स्मूथली काम करता है, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस के समय, जैसे डिप्रेशन आ गया, रिसेशन आ गया, उस समय या वॉर के समय ये पूरी तरीके से फेल हो जाता है। इसका एक्चुअली वर्किंग जो था वो सस्पेंड कर दिया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय। 1914 में पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था जो 4 साल चला था और 1918 में जाके खत्म हुआ था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले गोल्ड स्टैंडर्ड की वर्किंग को रोक दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था और फाइनली अबैंडन कर दिया गया था ग्रेट डिप्रेशन के टाइम। ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन 10 साल चला था, 1929 से शुरू हुआ था और 1939 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के स्टार्टिंग तक चला था। ठीक है, तो उस समय गोल्ड स्टैंडर्ड को पूरी तरीके से अबैंडन कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था पूरी दुनिया से। जो ग्रेट डिप्रेशन है इसमें कलेक्टिवली पूरी दुनिया का जो जीडीपी है उसका 26% अप्रोक्स का डिक्लाइन आया था, तो बहुत बड़ी समस्या थी। आगे इन्होंने बोला कि इसी वजह से इसे फेयर वेदर स्टैंडर्ड कंसीडर किया जाता है। ठीक है, दूसरे पॉइंट में कहा जा रहा है कि भाई ये ऑटोमेटिक काम नहीं करता। एक्चुअली में प्रैक्टिकली में ऑटोमेटिक काम नहीं करता। हमने बहुत सारे गोल्ड स्टैंडर्ड पढ़ लिए, उनके मेरिट्स में बोला जाता था कि ऑटोमेटिक काम करता है, लेकिन ये ऑटोमेटिक इस वजह से काम नहीं करता क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं और चीजों को स्टेबल करने के लिए, जैसे इंटरनल प्राइस लेवल ज्यादा इफेक्ट ना पड़े उसके ऊपर, तो सरकार को, गवर्नमेंट बॉडी को, सेंट्रल बैंक को, किसी ना किसी अथॉरिटी को, गवर्नमेंट अथॉरिटी को कुछ ना कुछ काम करना पड़ता था। इन्होंने बोला कि ये कहना मिसनोमर होगा, मतलब इनअप्रोप्रिएट होगा कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो ऑटोमेटिकली काम करता है। इनफैक्ट जितनी भी वेराइटीज हैं उसको मैनेज किया जाता है मॉनेटरी अथॉरिटी या सेंट्रल बैंक द्वारा। जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो ऑटोमेटिकली काम नहीं करता। जो सेंट्रल बैंक है उन्हें अपना बैंक रेट चेंज करना पड़ता है ताकि जो गोल्ड के मूवमेंट हैं वो प्राइस लेवल को अफेक्ट ना करें। तो हमने गोल्ड स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि जो गोल्ड के मूवमेंट्स होते हैं, यानी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गोल्ड जो होता था वो एक हिसाब से कई बार अनरेस्ट्रिक्टेड होता था। तो जितना मर्जी आप गोल्ड इंपोर्ट कर लीजिए, जितना मर्जी आप गोल्ड एक्सपोर्ट कर लीजिए, तो अगर कोई वैल्यूएबल चीज आपके पास आएगी या जाएगी तो भाई, और जो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उससे जाहिर सी बात है कि प्राइस लेवल पे इफेक्ट पड़ेगा। तो एक सेंट्रल बैंक या मॉनेटरी अथॉरिटी एक रोल ये प्ले करती थी कि वो इस प्राइस लेवल पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने देती थी अपने बैंक रेट को चेंज करके। ठीक है, तीसरा है एक्सचेंज स्टेबिलिटी एट द कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देखिए, एक है एक्सचेंज स्टेबिलिटी, दूसरा है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो एक्सचेंज स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को सैक्रिफाइस किया जाता था। इन्होंने बोला कि एक प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव गोल्ड स्टैंडर्ड का ये होता था कि वो एक्सचेंज स्टेबिलिटी को मेंटेन करें, बट दिस वॉज ऑलवेज अटेन्ड एट द कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो इन्होंने बोला कि एक्सचेंज स्टेबिलिटी तो आप अचीव कर लेते थे, लेकिन आपको क्या सेक्रीफाइस करना पड़ता था? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इन्होंने बोला जब भी गोल्ड का मूवमेंट होता था, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, तो जो इंटरनल प्राइस लेवल है उसे एडजस्ट करना पड़ता था ताकि एक्सचेंज स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके। और ये जो प्राइस के फ्लक्चुएशंस थे, इससे इंटरनल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आती थी, जिससे अल्टीमेटली एक देश का नुकसान होता था। और इन्होंने बोला कि ये एक रीजन है कि आज के समय में ऑल कंट्रीज प्रेफर इंटरनल प्राइस स्टेबिलिटी टू एक्सचेंज स्टेबिलिटी। तो आज के टाइम पे इंटरनल प्राइस को स्टेबल रखिएगा तो एक्सचेंज स्टेबिलिटी आएगी। तो वो चीज उल्टी कर दी गई आज के समय में, ताकि जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है इंटरनल प्राइस स्टेबिलिटी, ताकि जिसके वजह से, जिसका एक नेचुरल इंपैक्ट पड़ेगा एक्सचेंज स्टेबिलिटी के ऊपर। और एक्सचेंज स्टेबिलिटी आप समझते हैं ना कि अपना देश की एक करेंसी दे करके, जैसे $1 है, उसे दे करके हमें 80 रुपीज मिलता है, इंडिया का 80 रुपया मिलता है $1 दे करके, तो ये 80 ही रहे, ये 85-90 ना हो जाए। ठीक है, ये स्टेबल रहे लंबे समय तक, ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंटरनेशनल ट्रेडिंग करना आसान रहे। फोर्थ पॉइंट इज एनार्की इन वर्ल्ड क्रेडिट कंट्रोल। इन्होंने बोला, एक इकोनॉमिस्ट थे हॉटरे, उन्होंने ये बोला था कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड है एज द स्टेट ऑफ एनार्की इन द वर्ल्ड क्रेडिट कंट्रोल, वो एनार्की परफॉर्म कर रहा है वर्ल्ड क्रेडिट कंट्रोल में, क्योंकि जो गोल्ड स्टैंडर्ड था वो एक लेसेस फेयर स्टैंडर्ड था और नॉर्मल टाइम में ही वो ऑपरेट करता था।
ये मिसेरेबली बहुत बुरी तरीके से फेल हो जाता था इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिसेशन, वॉर, इकोनॉमिक क्राइसिस के समय, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम इन्फ्लेशन फैल गया था पूरी दुनिया में। दूसरी तरफ ग्रेट डिप्रेशन के टाइम जो 1929 में आया था और 10 साल चला था, 1939 तक चला था, 10 साल चला था, ये एक वर्ल्ड फिनोमेना बन गया था, ठीक है। तो जो गोल्ड स्टैंडर्ड है बाय इटसेल्फ वाज अनएबल टू कंट्रोल आइदर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। तो गोल्ड स्टैंडर्ड खुद से तो कंट्रोल कर ही नहीं पाया, ना इन्फ्लेशन ना डिफ्लेशन। पांचवा है डिफ्लेशनरी बायस। इन्होंने बोला मिसेस जॉन रॉबिन्सन के हिसाब से, ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थी मिसेस जॉन रॉबिन्सन, जो गोल्ड स्टैंडर्ड था हैड एन इनहेरेंट बायस टुवर्ड्स द डिफ्लेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिए, इन्फ्लेशन तो आप सभी जानते हैं, जहां पे पैसे की सप्लाई बढ़ जाती है और पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, जिस वजह से गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, ठीक है। लेकिन उसका अपोजिट क्या है? डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में पैसे की सप्लाई कम हो जाएगी, गुड्स एंड सर्विसेज की कीमतें भी कम हो जाएंगी, लेकिन पैसे की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो मिसेस जॉन रॉबिन्सन जो एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थी, उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड को बोला कि इसके वजह से डिफ्लेशन आ रहा है। रीजन क्या था? इट वॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ द गोल्ड लूजिंग कंट्री टू डिफ्लेट प्राइसेस। तो जो देश गोल्ड लूज कर रहे थे, जिनके पास से गोल्ड एक्सपोर्ट हो रहा था, ठीक है, वो प्राइसेस को डिफ्लेट कर दे रहे थे, कम कर रहे थे। बट वंस डिफ्लेशन स्टार्टेड इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग रिवाइवल इवन विद द बेस्ट एफर्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो अगर एक बार डिफ्लेशन शुरू हो गया, जैसे इंडिया की करेंसी 80 रुपीज, $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज पहुंच गई, अब बहुत मुश्किल है $1 इज इक्वल टू 1 रुपीज करना, इवन आरबीआई द्वारा, मतलब सेंट्रल बैंक द्वारा। आप सभी जानते हैं कि 1947 में $1 1 रुपए के बराबर था। और 1905 के बारे में अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें, वहां पे 1 रुपए $4.7 के बराबर था। तो हमारी स्थिति 1905 में बहुत अच्छी थी, लेकिन धीरे 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 स्थिति खराब हो गई। आगे इन्होंने बोला कि जो लॉन्ग ड्रॉन डिप्रेशन था 1930s का, मतलब 1929 में शुरू हुआ था, 1930 तक चला था, उसने इस फैक्ट को प्रूव कर दिया, ठीक है, विदाउट एनी शैडो ऑफ डाउट, क्योंकि डिफ्लेशन के समय इसने सही तरीके से काम नहीं किया। अगला है नो इंडिपेंडेंट पॉलिसी। इन्होंने बोला कि जब कोई देश गोल्ड स्टैंडर्ड पे है तो वो एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि सारे देश, सारी इकोनॉमी आपस में इंटरकनेक्टेड है। इंटरनेशनल ट्रेड में हम आपस में ट्रेडिंग करते हैं, तो एक दूसरे से जुड़ाव है। और जितने भी देश गोल्ड स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं वो अपनी खुद की कोई इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं बना सकते, मॉनेटरी पॉलिसी नहीं बना सकते, उन सबको गोल्ड स्टैंडर्ड की पॉलिसी ही अडॉप्ट करनी पड़ेगी। इन्होंने बोला इट हैड टू फॉलो दैट पॉलिसी विच वाज अडॉप्टेड बाय ऑल अदर नेशंस, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि अगर कोई कॉमन पॉलिसी, इन्होंने बोला फेलियर टू फॉलो अ कॉमन पॉलिसी अलोंग विथ अदर कंट्रीज मीन, अगर आप कोई पॉलिसी, कॉमन पॉलिसी फॉलो नहीं कर पाते, सारे देशों ने जो स्टैंडर्ड बना रखा है, जो पॉलिसी बना रखी है, अगर आप कोई पॉलिसी फॉलो नहीं कर पाते तो आपको गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये इन्होंने बोला कि इंप्लाइड ब्रेकिंग ऑफ ऑल द ट्रेड रिलेशन विद द अदर कंट्रीज ऑन द गोल्ड स्टैंडर्ड विच कुड बी हार्मफुल फॉर अ कंट्री। इसका मतलब आपके ट्रेड रिलेशंस खराब हो जाएंगे दूसरे देशों से, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, ना आप इंपोर्ट करा पाओगे ना एक्सपोर्ट करा पाओगे। अगला है कॉस्टली स्टैंडर्ड। जो गोल्ड स्टैंडर्ड है बहुत ही कॉस्टली स्टैंडर्ड है, क्योंकि ये गोल्ड के ऊपर बेस्ड है। आज भी गोल्ड बहुत महंगा है। आज के समय एक तोला जो सोना है 24 कैरेट का, वो 60,000 के अप्रोक्स है, मतलब 11.6 ग्राम जो एक तोला होता है। आप किसी सोनार से पूछेगा कि एक तोला कितना होता है, तो नॉर्मली पहले 12 ग्राम कहते थे, फिर बीच में 10 ग्राम कहने लगे, लेकिन एक्चुअली ये 11.6 ग्राम होता है एक तोला सोना, ठीक है। तो एक तोला सोना आज के रेट में 60,000 के इंडियन रुपीस के बराबर है। तो आज इतना एक्सपेंसिव है, तो ये पहले भी एक्सपेंसिव था, ये बहुत एक्सपेंसिव मेटल है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि गोल्ड स्टैंडर्ड बहुत ही कॉस्टली था, हर एक देश इसे सर्कुलेट नहीं कर सकता था, गोल्ड रिजर्व नहीं बना सकता था, ठीक है। एज अगेंस्ट दिस द पेपर स्टैंडर्ड इज मच चीपर एंड ऑल्सो इकोनॉमाइज द यूज ऑफ गोल्ड, ठीक है। तो आप पेपर स्टैंडर्ड यूज कर सकते हैं अगर आप गोल्ड स्टैंडर्ड यूज नहीं कर सकते, और गोल्ड के यूज को आप इकोनॉमाइज कर सकते हैं, मतलब उसका वेस्टेज ना हो, सही जगह इस्तेमाल कर लें। अगला पॉइंट है रिजिड स्टैंडर्ड। रिजिड का मतलब होता है जो चीज चेंज नहीं हो सकती, उसे हम रिजिड कहते हैं। जो गोल्ड स्टैंडर्ड था बहुत रिजिड था। अब एक देश अपना मनी सप्लाई बढ़ा नहीं सकता था वॉर के समय, या डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए, या फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए,
विदाउट इंक्रीजिंग द गोल्ड रिजर्व विद इट सेंट्रल बैंक। आप सभी जानते हैं कि कुछ परसेंट गोल्ड का रिजर्व बढ़ा करके या पेपर करेंसी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपके देश में वॉर हो गया, आपको पैसे की जरूरत है, आपके देश को डेवलपमेंट एक्टिविटीज कराना है तो पैसे की जरूरत है, कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गया पैसे की जरूरत है, तो भी ये स्टैंडर्ड काम नहीं करता था, क्योंकि आपकी एक तो इमरजेंसी है, तो गोल्ड कहां से लाएंगे आप? गोल्ड लाएंगे तभी तो आप फाइनेंशियल मतलब अपने देश की करेंसी को आप इंक्रीज कर पाएंगे। तो ये एक बहुत रिजिड स्टैंडर्ड था। एक तो पैसा नहीं है, और पैसा अगर चाहिए भी तो भी आपको गोल्ड, अब पैसा है ही नहीं तो गोल्ड कहां से ला करके बैकअप करेंगे और पैसे बढ़ाएंगे, ठीक है। इट हैड टू एक्सपोर्ट गोल्ड टू इंपोर्ट द नेसेसरी इक्विपमेंट्स। तो इन्हें उस समय क्या करना होता था कि गोल्ड को एक्सपोर्ट करना पड़ता था ताकि जरूरत के सामान को आप इंपोर्ट करा सकें, रॉ मटेरियल या दूसरे गुड्स को आप इंपोर्ट करा सकें वॉर के समय जिसकी जरूरत होती है, डेवलपमेंट पर्पस के लिए जिसकी जरूरत होती है। आगे कहा गया इट वाज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द इंटरनल प्राइस लेवल बाय फोर्स इन कीपिंग द रूल्स ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड गेम। तो इन्होंने बोला कि जो रूल है गोल्ड स्टैंडर्ड गेम का उसे जबरदस्ती लागू करके इंटरनल प्राइस लेवल को इन्हें जबरदस्ती कम करना पड़ता था। तो ये हाईली रिजिड सिस्टम है। और लास्ट जो डिमेरिट है वो है एडवर्स इफेक्ट ऑन इंटरेस्ट रेट चेंजेस। इन्होंने बोला कि एक रूल के हिसाब से जो गोल्ड स्टैंडर्ड का रूल है, अंडर वन ऑफ द रूल्स ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड, जो सेंट्रल बैंक है किसी भी देश का, was required to affect changes in the bank rate in keeping with the gold movement। अभी थोड़ी देर पहले इसी की बात कर रहे थे कि अगर गोल्ड का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट आप करते हो तो इससे जाहिर सी बात है कि जब गोल्ड की सप्लाई बढ़ जाएगी, पैसे की सप्लाई बढ़ जाएगी, तो उससे इंटरनल प्राइस लेवल पे बहुत असर पड़ेगा। इन्होंने बोला कि इंटरनल प्राइस लेवल हो गया या इंटरेस्ट रेट हो गया, इसे भी बार बार चेंज करने की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड के रूल्स के हिसाब से जो सेंट्रल बैंक है उसे अपने बैंक रेट को चेंज करना पड़ता था गोल्ड के मूवमेंट्स के हिसाब से, ठीक है। आगे कह रहे हैं व्हेन देयर वाज एन इनफ्लो ऑफ गोल्ड द बैंक रेट वाज लोवर्ड। जब गोल्ड का इनफ्लो होता था, देश के अंदर आता था, तो जो बैंक रेट है वो कम हो जाता था, ठीक है। जब गोल्ड हमारे देश में आने लग गया तो बैंक रेट कम हो गया, ठीक है। वाइल इट वाज रेज्ड विद द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड, ठीक जस्ट अपोजिट, कि जैसे ही गोल्ड एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो बैंक रेट क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। सच चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट वाज फोर्स्ड अपॉन ट्रेड एंड इंडस्ट्री सिंपली टू एक्सपैंड और रिड्यूस द मनी इनकम विद द कंट्री, दे देयरफॉर एडवर्सली अफेक्टेड द ट्रेड एंड इंडस्ट्री। तो ये जबरदस्ती किया जाता था जिस वजह से ट्रेड और इंडस्ट्री को भारी नुकसान हुआ। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो प्लीज चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।